बच्चों, अगर हम फिजिक्स को एक गेम की हेल्प से समझें तो साउंड इंटरेस्टिंग ना? तो एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम्स के प्रेशर, टेंशन, इनको ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी ही चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम खेल खेल में फिजिक्स को रिवाइज कर लेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। सीरीज का नाम है से माय नेम। इसमें आपको कुछ इमेजेस दिखाई जाएंगी, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके लिए मार्क्स भी अलॉट किए जाएंगे। इन द एंड ऑफ वीडियो आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। से माय नेम। बच्चों, आज की वीडियो में हम रिवर्स क्वेश्चनिंग टेक्निक्स यूज करने वाले हैं। इस टेक्निक में पहले आपको आंसर या फिर इमेज दिखाई जाती है और फिर पूछा जाता है कि ये क्या है, ये कौन सा लॉ है, कौन सा प्रिंसिपल है या कौन सी डिवाइस है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और जिस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं तो ये टेक्निक यूज करना और भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो क्वेश्चन 1 आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ एक डिवाइस बनी हुई है, आपको इस डिवाइस का नाम बताना है और साथ साथ आपको ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है ये बताना है। तो इतनी देर में आपके माइंड में आंसर तो आ गया होगा अगर आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है जिसका यूज किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज की प्रेजेंस पता करने के लिए किया जाता है और इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। विच लॉ इज दिस? आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा लॉ है। कौन सा लॉ है ये? कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, the magnitude of the electrostatic force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम ये के लगाते हैं कूलम कांस्टेंट। इस कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0 और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इस कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है जहां पर ये ε0 होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी शो किया गया है। दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, मींस ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। विच फिगर रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव चार्ज एंड विच फिगर रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्ज? यहाँ पर आपको दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं, एक में एरोज बाहर की तरफ है, एक में अंदर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर कुछ हाइड किया हुआ है, यहाँ पर चार्जेस लिखे हुए हैं, तो कहां पर प्लस क्यू आएगा और कहां पर माइनस क्यू आएगा। इससे ये क्लियर होगा कि क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चार्जेस रखने हैं। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको एकदम माइंड में आ ही गया होगा। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और टूवर्ड्स माइनस चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो बहुत बढ़िया, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपको एक इमेज दिखाई जा रही है। इस इमेज को देखकर आपको बताना है कि ये जो इमेज है वो किसकी है, ये अरेंजमेंट क्या बोला जाता है, क्या है ये। देखें आंसर। चलिए, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर हों। डी डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर इसको डी को 2a भी लिखा हुआ रहता है या 2l भी लिखा हुआ रहता है और इसका जो सेंटर है, डायपोल का सेंटर O, उसकी वजह से ये A और इधर भी A, इस तरह से इसको लिया जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है किसी भी एक चार्ज का, जो दो चार्जेस लिए गए हैं उनका मैग्नीट्यूड, इनटू D। दोनों
चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, और डी को हम 2a या 2l भी लिखते हैं, तो इस तरीके से 2aq, ये पी के लिए फॉर्मूला आ जाता है। और पी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट, मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है इसकी। यहाँ पर आप इनके कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, HCl, H2O, ये एग्जाम्पल हैं डायपोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू दीज फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट। फॉर्मूलेज को देख के आपको पहचानना है कि ये किस कंडीशन में है, किसके लिए हैं ये फॉर्मूले। तो जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है, E इज इक्वल टू, इसको हम अगर K लिख दें तो K 2P अपॉन R क्यूब, ये E की वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला आपने कब डिराइव किया आपको याद होगा। इसी तरह से दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें E इज इक्वल टू K P अपॉन R क्यूब। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये फर्स्ट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो अगर एक डायपोल लिया हुआ है -q प्लस q, तो ये इसकी एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस डायपोल की वजह से, ये उसके लिए फॉर्मूला है E एक्सियल के लिए। और इसकी वेक्टर फॉर्म हम जब लिखते हैं तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इस कंडीशन में एक्सियल लाइन में जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, शॉर्ट डायपोल के लिए देख लेते हैं, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन P की होती है। तो P और E के बीच में इस कंडीशन में एंगल होता है 0 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कंडीशन में P और E पैरेलल होते हैं, जो डायरेक्शन P वेक्टर की है वही E वेक्टर की होगी। सेकेंड फॉर्मूला, ये जो दूसरा फॉर्मूला है वो है इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, कि इस तरह से डायपोल लिया हुआ है, तो ये जो प्लेन है यहाँ पर, इस प्लेन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा, E इक्वेटोरियल के लिए ये फॉर्मूला आएगा फॉर शॉर्ट डायपोल। इस कंडीशन में P की डायरेक्शन तो इस तरफ होती है, लेकिन जो इक्वेटोरियल ये वाली जो फील्ड आती है वो इस तरफ आती है, तो एंटी पैरेलल आते हैं। तो अगर इनकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगाया जाएगा। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पर P और E सेम डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल प्लेन के लिए E इक्वेटोरियल और P एंटी पैरेलल हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और एंगल 180 डिग्री होता है इनके बीच में। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से माइंड में बिठा लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज दिस डायग्राम शो। ये भी आपको अच्छे से आता होगा कि ये डायग्राम क्या शो करता है। तो इसको देख के आपको एकदम माइंड में आ जाना चाहिए कि ये एक डायपोल लिया है, यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, P की डायरेक्शन दी हुई है, किस तरफ ये P की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में ये थीटा एंगल बन रहा है। तो हम इसकी हेल्प से क्या निकालते हैं, टॉर्क ऑन डायपोल। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। इसकी हेल्प से हम निकालते हैं टॉर्क ऑन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ये लाइंस आपको दिखा रही हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, उसमें डायपोल रखा हुआ है, तो उस डायपोल पर टॉर्क एक्ट करता है कि उस टॉर्क के लिए फॉर्मूला निकल आता है PE sin थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में इसको P क्रॉस E बोला जाता है, जिसमें टॉर्क की डायरेक्शन P और E दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फंडामेंटल लॉ इज दिस। यहाँ आपको एक इस तरीके से ये लिखा हुआ दिख रहा है, एक रिलेशन, इसको आपको देख के बताना है कि ये फॉर्मूला कौन से फंडामेंटल लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये रिप्रेजेंट करता है गॉस लॉ को। फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। जो भी चार्ज है उसको एक गॉसियन सरफेस से ऐसे कवर कर दिया जाता है, तो ये चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। अब ये, तो अब इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, इसके अक्रॉस पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है इस एनक्लोज्ड चार्ज के। तो ये है गॉस लॉ। मींस अगर हम देखें तो ये इतना, ये तो होता है फ्लक्स की डेफिनेशन होती है ना, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, और E डॉट A ये फ्लक्स होता है, और ये फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से गॉस लॉ क्या है, फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इतना भी आप गॉस लॉ के लिए लिख देंगे तो समझ आ जाएगा कि आपको पता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ डज दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट। यहाँ आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, आपको बताना है कि ये फॉर्मूला
गॉस लॉ की कौन सी एप्लीकेशन के लिए, तो आपको बिल्कुल एकदम याद आ गया होगा कि ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन है। गॉस लॉ एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये थिन वायर होता है, इन्फिनिटी लेंथ का होता है, वो सब उसमें लिखा रहता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये इसका डायग्राम। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के डेरिवेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विच एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ डज दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट। अब की बार ये फॉर्मूला दिया हुआ है और पूछा है कि ये कौन सी एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। तो ये कौन सी एप्लीकेशन है, चलिए देखते हैं आंसर। ये है फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की एप्लीकेशन है, जिसका ये डायग्राम है कि ये एक चार्ज शीट है, उस चार्ज शीट से किसी पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी एप्लीकेशन है। और यहाँ पर खास बात क्या है कि इसमें कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं आती। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने देखा कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। लेकिन इस एप्लीकेशन में यहाँ पर फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आती, तो ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ डज दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट। तो ये तो आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, तो अब ये कौन सी एप्लीकेशन होगी? थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, आंसर देखते हैं इसका। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, तो किसी, ये जैसे हमने यहाँ पर ये चार्ज शेल ले लिया है, इसके बाहर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ P पॉइंट पर R डिस्टेंस पर, और इसकी रेडियस है R। तो उस कंडीशन में ये दो फॉर्मूले आते हैं। हम अंदर कहीं किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो अंदर चार्ज 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है। ये इनसाइड द शेल हो गया। और सरफेस पर देखें तो इस वाले फॉर्मूले पे सरफेस पे क्या होता है, R इज इक्वल टू R हो जाता है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आ जाता है। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हैं दोनों केसेस में। तो आई होप बच्चों आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस तरीके से रिवीजन करना आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी यूजफुल लगती है और आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस जल्दी जल्दी आनी चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी डाउट्स इनसे रिलेटेड हैं, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो भी बताइए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।